अस्सलाम वालेकुम जी। अ, हम आज बात करेंगे द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया की और किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म कर रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। पाकिस्तान की भी बैकबोन जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही है। लेकिन यहाँ पे क्या गैप हैं, किस तरह से इसको गुज़िश्ता एक दहाई से सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने इसको कवर किया है और अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ तक पहुँचा है और कितना इसमें गैप है, कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, इन सब चीज़ों पे अब हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान जिलानी साहब, सीईओ हैं एजे प्रॉपर्टीज़ के, हमजा साद रियल्टर्स ट्रैक्स से, एंड सलमान मन साहब फाउंडर हैं मन प्रॉपर्टीज़ के। हम सब लोग इस वक्त जिंदा हैं एक अटेंशन इकोनॉमी के अंदर। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्चुअली आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं। इससे पहले जो रियल एस्टेट सेल होती थी अदनान साहब, वो शायद एक दावत हलीम पे या शायद एक ढोल के साथ या लोगों का मजमा इकट्ठा करके हम शायद प्रॉपर्टी को सेल करते थे और डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी कि वो चीज़ें, डिमांड आज भी है बट अगेन वो डिमांड ऐसी थी कि उस तरह से वो सेल हो जाती थी। बट जब सोशल मीडिया आया तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 6-7 साल से क्या आपने इम्प्रूवमेंट महसूस की है कि डेवलपर ने उसको किस तरह से अडॉप्ट किया है इन सब प्लेटफॉर्म्स को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हम सब बैलगाड़ी पे घूमते थे, फिर सफ़र आसान होता रहा, फिर हमारे पास जदीद तरीके से, और अब इतना जदीद वो हो गया है कि अब इलेक्ट्रिक हमारे पास व्हीकल आ गए हैं। तो इसी तरीके से पहले हम मैनुअल काम करते थे। एक स्टेट एजेंट था, वो अपने पास ना डायरियाँ भरता रहता था कि कोई सौदा आया, कोई आया, वो उसकी अहम तरीन लीड्स होती थी मगर वो उसको नहीं देख पाता था। ट्रू। मगर फिर वक्त बदलता रहा और फिर आ गया हमारा ये प्लेटफॉर्म, आ गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आ गए, नई यूथ ने इस इंडस्ट्री को संभाला। तो वो जो उस वक्त काम हो रहा था, एक अहम डेटा वो अपना मिस कर जाता था जिसकी वजह से वो काम नहीं कर। और डिजिटल मीडिया पर बहुत सारा कि हम एक साथ बहुत काम कर सकते हैं और एक स्ट्रेटेजेंट अभी भी इसका नहीं आ रहा है, इसलिए कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह तालीम है कि वो इन बातों के बारे में जानना भी नहीं चाहता। मैं गुज़िश्ता कोई 13-14 साल से मुसलसल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से उनको इस तरफ लेकर आऊँ, सीआरएम के बारे में बताऊं कि सीआरएम किस तरीके से उनके काम को आगे लेकर जा सकता है, मगर लोग नहीं समझ रहे इस बात को और इसके लिए भी बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। सर वो मेरे ख्याल में सीआरएम जो है ना, वो उसकी शायद वजह हमारा जो इकोसिस्टम है ना रियल एस्टेट का, वो शायद ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये कैरियर आपको दिखाना पड़ेगा पहले एक एम्प्लॉय को, देन आप उसको सीआरएम पे लेके जा पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मली सैलरी पे जो लोग हैं वो कम हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि रियल एस्टेट सीआरएम को चाहिए डेटा। तो डेटा कोई भी एजेंट तब इनपुट करेगा जब आप उसको एक प्रॉपर कैरियर दिखाएंगे, उसकी प्रॉपर सैलरी होगी, उसको बाउंड करेंगे, केपीआईज लेके आएंगे उसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, देखें यही इख्तलाफ है मेरा सब बातों से। आज ना दुनिया बहुत आसान हो गई है। एक वक्त था पीटीवी होता था, लोग उस पर सिर्फ पैसे वाले लोग ऐड लगाते थे और अपने आप को दुनिया में मशहूर कर कर पैसा कमाते थे। आज जिसके पास एक स्मार्ट डिवाइस है ना, तो वो खुद से अपनी शख्सियत को बड़ा कर सकता है। तो वो उन बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल कर कर वो कराची क्या पूरी दुनिया में अपना काम कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं जॉब कर रहा है। आजकल मैं समझता हूँ कि लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसके लिए मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझाऊँ कि उन्होंने आज नहीं तो कल इस तरफ आना है। ऑब्वियसली ये नीड तो है बिल्कुल। मैं साथ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो टाइम चल रहा है, जो हमारा अटेंशन ग्रैब है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लेस देन 6 सेकंड आ चुका है। लाइक 6 सेकंड से भी 0.6 सेकंड, सॉरी पॉइंट, मतलब हम एक इमेज देखते हैं देन हम उससे बाहर आ जाते हैं फौरी तौर पे। क्या इस वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है रियल एस्टेट के ऊपर कि वो अटेंशन ग्रैब कर सके किसी जो आपका यूज़र है, जो उसके पास जो पावर ऑफ थंब है उसके पास, तो वो क्या हम उसका थंब रोक पा रहे हैं? ऐसा कंटेंट है रियल एस्टेट के ऊपर, आप समझते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली जो आपने बोला कि अटेंशन ग्रैब वाली चीज़, तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि ऐसे अपने एड्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। लाइक इस वक्त जो है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इनपुट तो हो चुका है कि हर एस्टेट एजेंट भी उसको यूज़ करने लगा कि फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अपने पेजेस बनाए हुए, अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। लेकिन नॉट एवरीवन, हर कोई उस तरीके के एड्स, उस तरीके की अपनी लिस्टिंग नहीं बना पा रहा है कि
सामने वाले को जब वो स्क्रॉल कर रहा हो तो वो रुक के उसको देख सके। तो ये चीज़ आनी शुरू हो गई है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरीके से ऐसे एड्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अब तो वो टाइम नहीं है कि आप जाके दुकानों वाला और वो डायरीज वाला सीन नहीं है। तो वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरीके के एड्स बिल्कुल ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। आप समझते हैं स्टार्ट हो गया है वो चीज़। तो बिल्कुल ऐसे कि हम अटेंशन देखें सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को जो हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ गई है लोगों के हाथ में, क्लाइंट के हाथ में, वो ये है कि अब आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गई है नीचे के, वो कमेंट भी करेगा, वो आपको अपना फीडबैक वो दे सकता है एट द स्पॉट। तो आप समझते हैं कि ये वाली चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं जो अभी कंटेंट क्रिएटर हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जो एंड यूज़र है या कोई इन्वेस्टर है, तो वो जब उनका ऐड देख रहा है, और ऑब्वियसली सिर्फ उनका नहीं देख रहा, वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उसके बाद बहुत सारी नॉलेज खुद ही गैदर हुई हुई होती है पहले से ही। तो वो जब आपकी लिस्टिंग पर आता है तो उसके लिए बहुत ईजी होता है आपकी लिस्टिंग को समझना और आपके एड्स के ऊपर जो है वो अपना इंक्वायरी डालना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है। सही फर्क पड़ रहा है। सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक ऑडियंस होती है। अगर कोई इंसान एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं, टिकटॉक पे चले गए, हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, लिंक्डइन पे हम ऑब्वियसली एक कैरियर की तरह चीज़ को देख रहे होते हैं, प्रोफेशनल लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी सेल होती है वो फेसबुक पे ज़्यादा हो रही होती है, जबकि फेसबुक की जो ऑडियंस है वो उस माइंडसेट से नहीं होती। तो क्या हम एज अ पाकिस्तानी ही हमारी ऑडियंस ही ऐसी बन गई है कि हम फेसबुक पे भी रियल एस्टेट सेल कर पा रहे हैं? क्योंकि लोग, अगर मुझे कोई मोबाइल ख़रीदना है या मुझे कोई ऐसी परचेजिंग करनी है तो मैं गूगल पे जाऊँगा, तो जब मैं गूगल पे जाके लिखूंगा तो वो ऑब्वियसली या मुझे गूगल की अपनी किसी वेबसाइट पर उसको डाइवर्ट करेगा या वो मुझे यूट्यूब पर लेके जाएगा और वहाँ मुझे उसके बारे में अवेयरनेस एजुकेशन मिलेगी। बट हम फेसबुक के ऊपर भी सबसे ज़्यादा जो हमारा बजट स्पेंड हो रहा है पाकिस्तान में रियल एस्टेट का, वो फेसबुक पे हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? Assalamu alaikum. So first of all, thank you for having me over, and it's a very relevant question. And अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि जी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से कौन से वाले पे किस तरह से वो कह रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि जो हम लोग थोड़ा सा करीब कर लिया। अच्छा, इज इट बेटर नाउ? राइट। तो अब हम लोग जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन यूट्यूब एज वेल, वेबसाइट एज वेल, लिंक्डइन एज वेल, टिकटॉक एज वेल एंड फेसबुक एज वेल। सही है। अच्छा, अब इसका मैं डिटेल्ड एनालिटिक्स गो थ्रू करता हूँ पर्सनली। अच्छा, मैंने इसमें देखा है जो आपका प्रोडक्ट है, नंबर वन आपका क्रिएटिव क्या है, आपकी वीडियो क्या चल रही है, उसको आपने जस्ट लाइक आपने 6 सेकंड का मेंशन किया, तो आपको एंकर करना होता है इन द 6 सेकंड्स। जितने में उसका थंब स्क्रॉल करेगा, आपने 1 लाइन में पकड़ना है उसे। अगर पकड़ लिया तो वो आपका है, ठीक है। तो दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर सेलिंग अ लो बजट प्रोडक्ट, तो लो बजट प्रोडक्ट चूँकि फेसबुक पे ऑडियंस ज़्यादा है, तो लो बजट प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा चल जाता है। एट द सेम टाइम वी आर इनटू डिज़ाइनर विलास कंस्ट्रक्शन, राइट। अब हमारा सबसे अच्छा ऑडियंस जो हमारी आती है, दैट इज़ फ्रॉम यूट्यूब। यस, फ्रॉम यूट्यूब। क्यों? वो पूरे डिटेल में अगर हम 20-25 मिनट की भी वीडियो डालते हैं ना, वो पूरी देखता है एंड एक एक आइटम को उसमें डिस्कस करता है कि भाई आपने ये लगाया था, इसके बारे में, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसी तरह से जो लिंक्डइन है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन में क्या है कि ज़्यादातर जो है एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं डेफिनेटली, बट वहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं या बातचीत करते हैं, इंगेज करते हैं, मोस्टली आर एम्प्लॉयज़। वो इंस्टॉलमेंट प्लान वाली चीज़ देख रहे होते हैं। सो इट वेरीज कि आप प्रोडक्ट क्या सेल आउट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू, एंड देन उसके प्लेटफॉर्म आप आई सेलेक्ट थिंक करें। लिंक्डइन पे सबसे कम फेक प्रोफाइलिंग होती है। सॉरी, लिंक्डइन की प्रोफाइलिंग सबसे ऑथेंटिक है, मतलब फेक प्रोफाइल्स कम है सबसे ज़्यादा। डेफिनेटली ऑथेंटिक भी और एक्सपेंसिव भी है। एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव है, Yes, बिल्कुल एक्सपेंसिव yes. है। आई थिंक फेसबुक के ऊपर तकरीबन कोई 300 या 500 रुपये पर डे पे ऐड लगता है और लिंक्डइन पे आपको 25,000 रुपीज़ आपको चार्ज कर रहा होता है वो, अगर आप दैट डिपेंड्स कि आपका क्रिएटिव एआई के थ्रू वो कितना इंगेज कर रहा है ऑडियंस को। अगरचे इट इज़ एन इंगेजिंग कंटेंट, तो आपकी लीड कॉस्ट इससे बहुत नीचे भी आ जाती है। एंड अगरचे वो इंगेजिंग नहीं है और आपको उसको बजट से पुश करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली 300 से 500 पर लीड कॉस्ट कर जाती है। अच्छा, सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, अदनान साहब, आपका ताल्लुक जो कि रियल एस्टेट से डायरेक्टली आप काम कर रहे हैं अभी, डिफरेंट बिल्डर्स के साथ भी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ भी। मैं थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट से पूछना चाह रहा हूँ कि SBCA जो हमारा इदारा है जो रेगुलाइज करता है और NOCs देता है तमाम प्रोजेक्ट्स को, वो अगर आप TV की बात करते हैं या प्रिंट की बात करते हैं तो वो आपसे जब तक आप NOC नहीं ले पाते आप नहीं जा पाते। लेकिन सोशल मीडिया को किसी हद तक इस तरह भी इस्तेमाल किया गया है कि विदाउट एनी NOC सॉफ्ट लॉन्चेस शुरू हो जाती हैं या डिजिटल मीडिया पे प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट बिक जाते हैं जबकि उसके पास NOC नहीं होते।
तो यहाँ चूंकि बैरियर नहीं है एंट्री का, हर कोई भी आदमी कैमरा पकड़ के या एक वीडियो बना के डाल सकता है, वो क्या क्या इदारे इस पे को ट्रैक कर रहे हैं इस तरह की चीज़ को, और क्या होना चाहिए? देखिए, हेलो, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जितना भी आप शहर में प्रोजेक्ट देखते हैं वो सब बिल्डर्स के बनाए हुए हैं, और जिसमें लोग रहते हैं और कारोबार करते हैं वो सब बिल्डर का बनाया हुआ है। तो लोगों को बिल्डर ने दिया है और उसने इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ दी, और आज लोगों की पूंजियां हैं। एक वक्त था लोग 5-6 हज़ार लाख के अंदर फ्लैट खरीद लेते थे, फिर 20-25 लाख, फिर 30-35 लाख, आज करोड़ों में वो भी पहुंच गई है, और आगे जाते जाते ये और आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम है कि पहले पीटीवी के ऊपर एनओसी की ज़रूरत होती थी, अभी एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। तो आज का जो इन्वेस्टर है, जो भी क्लाइंट है, वो इतना इस टाइम पक्का हो गया है कि वो उसी जगह जाकर बुक कराता है जहां उसको पता होता है कि ये बिल्डर पहले क्या कर रिसर्च करके आता है प्रॉपर। और देखें, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं और उनको हल करना है मिलकर। और दूसरा, अभी जो हम उस पर बात कर रहे थे कि कितना पैसा लगना है डिजिटल के ऊपर, डिजिटल के ऊपर कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके पास कंटेंट राइटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा, आपके पास एक मोबाइल, आपके हाथ में डिवाइस है स्मार्ट, आप उस पर सोचते हैं ना कि यार मैंने ये करना है, कुछ बोलते हैं तो वो आपको उसी के मुतालिक फ़ौरन से ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो ये क्या चीज़ है? क्योंकि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और बहुत आसानी हो चुकी है। आज एक हमारे साथ चलने वाला एक बच्चा, अगर हम उसको उंगली पकड़कर सही रास्ता दिखाएंगे ना, तो वो बहुत आगे जा सकता है। आज एक वक्त था, हम ना फुटपाथों पे बैठे रहते थे और एक बड़ी उम्र तक हमने सिर्फ क्रिकेट खेलते थे या कुछ करते थे, और हमारा एक घर के अंदर एक सिर्फ हमारे अब्बा कमाते थे या कोई, बस यही था। और तमाम, जैसे आप देखें तो जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर यही काम करते थे, और उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करता था, लोग सोचते थे। और आज मैं देखता हूँ कि कराची के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, कॉल सेंटर्स पे जिस तरीके से काम हो रहा है और सॉफ्टवेयर पे जिस तरीके से, पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ 17-17 साल के, 18-18 साल के बच्चे भी वो डॉलर में काम कर रहे हैं बहुत आसानी से। तो हमारा मुल्क बहुत आगे, और ये एनओसीज और ये सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं, और इसके लिए काम होना चाहिए। मैटर बहुत करती हैं, और मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं वो, उनको इस पे शायद कोई एक्शन लेने की जरूरत होनी चाहिए। मैंने ना आपको एक मिसाल के तौर पे एक दायरे में समझाया कि हमें ना खुद को बदलना है। हम खुद नहीं जानते किसी बारे में, जैसे मैं नहीं जानता ना, तो मुझे कोई अच्छी बात बता रहा है ना, मैं उसकी बात नहीं समझूंगा। तो अब दुनिया बदल चुकी है। आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया पर, हम एक चीज़ देखें कि इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर जितनी मल्टीनेशनल, जितनी बड़ी कंपनीज है, या कोई भी देख लें, तो उस पर आप इसराइल को देखते हैं। हम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों? कि हम ना उन लोगों को नहीं दावत देते। जैसे अगर मुझे रियल एस्टेट के अंदर चाहिए तो मुझे उन लोगों को बुलाना चाहिए जो कि इस बारे में जानते हैं, ऑब्वियसली। और मगर हमारे इधर क्या होता है कि हम उन लोगों को तवज्जो नहीं देते। हमारे बहुत सारे बड़े ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखें कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। और डिजिटल के ऊपर भी अब लोगों को समझ आ गई है कि उन्होंने क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी। साथ में इन्हीं बात को कंटिन्यू करूंगा जो अदनान साहब कह रहे थे कि हमें यहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करना चाहिए, इस फील्ड में ज़्यादा ऊपर लेके आना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए जिनका बैकग्राउंड रियल एस्टेट से है। अच्छा, अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी हम देखते हैं मार्केटिंग के अंदर, रियल एस्टेट में ऐसे लोग आ गए हैं जिनका बैकग्राउंड रियल एस्टेट नहीं है। अब वो शायद कहीं पे टिकटॉक कर रहा है, कहीं पे आके वो प्लॉट बेच रहा है, और कहीं आके वो कुछ बात कर रहा है, उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी बेस पे लोग उसको लाइक कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। बट अगेन, जिस तरह वो एजुकेट कर रहा है, वो शायद किसी न किसी जगह पे किसी को फंसा भी सकता है। सो आप क्या समझते हैं कि ये वाला ट्रेंड क्या सही है इंडस्ट्री के लिए, कि आप किसी भी इस तरह इन्फ्लुएंसर्स जो है वो भी रियल एस्टेट के ऊपर सेल करने लगे, जबकि उनका कोर बिजनेस ये नहीं है, उनके पास कोर नॉलेज नहीं है इसका? अच्छा, बेसिकली जो अदनान भाई ने बात बोली कि जब कोई आता है एंड यूज़र, जब कोई ऐड देखता है तो उसके पास, जो मैंने आपसे अभी भी बोला था कि जो एंड यूज़र है उसके पास सोशल मीडिया से इतनी सारी नॉलेज है कि वो पूरा ना उसके ऊपर कर चुका होता है कि भाई मुझे कौन सा वाला बिल्डर है जिसके ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना है, जिसके ऊपर नहीं करना, जिसके प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर हो रहे हैं, वो उसी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। जहाँ तक इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बट वो बेच नहीं रहे होते। वो एज अ मार्केटिंग, आप उनको मार्केटिंग टूल होता है, वो एक आपका इन्फ्लुएंसर जो भी होता है, आप उसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही होती है, बट वो बेच नहीं रहे होते। और वही बात कि जब कोई आता है और उन इन्फ्लुएंसर्स की भी वीडियोस देखता है
तो वो यही बोलता है कि यार ये बिल्डर अगरचे है, मैं जानता हूँ इस बिल्डर को, मुझे पता है कि ये इसके प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो रहे हैं और सारी चीज़ें ओके हैं, वो तभी इन्वेस्ट करता है, वरना उसमें भी जो है वो उनको भी फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के बाद भी। सही। सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप समझते हैं कि वो रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए इस टाइम पे 2025 के अंदर वो ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं? नवीद भाई, इसको मैं अपनी पुरानी वाली बात से कनेक्ट करूँगा कि डिपेंड करता है कि हम रियल स्टेट में अपार्टमेंट बेच रहे हैं, विला बेच रहे हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स पे है, रेडी टू मूव पे है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एग्जैक्टली एंड व्हाट्स द पेमेंट प्लान, उसके हिसाब से। मैं पर्सनली विलास का चूँकि ज़्यादा काम करता हूँ, तो इफ़ आई पर्सनली टॉक अबाउट, तो मुझे विलास पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, ख़ास तौर पे डिज़ाइनर विलास का, वो भी यूट्यूब से। एंड अगेन इसी तरह से हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो मीडियम चेंज करना है, तो वो भी बेहतर हो जाता है। कमर्शियल का मुझे यूट्यूब पे कंपैरेटिवली कम रिस्पांस मिला है, उसका फेसबुक से ज़्यादा रिस्पांस मिला है, ये फ़र्क है। एंड व्हाट अबाउट ब्लॉगिंग, या आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से देख रहे होते हैं? देखिए, वेबसाइट को हम एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमने वेबसाइट बनाई है, साथ में हम राउट करते हैं, प्रेफर करते हैं कि उसके राउट करें अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज वहाँ पे फिर हमारा सारा काम डिटेल में देख सकता है। एट द सेम टाइम हमने वेबसाइट पे जस्ट लाइक हमारी यूएसपीज़ है, हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप की हुई है जिसमें हमने हाउस कंस्ट्रक्शन को 200 स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो इस तरह की उसमें चीज़ें डाल दी हैं, रिव्यूज़ डाल दिए हैं, बट दैट इज़ मेजरली अ इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट एंड राउटेड टू यूट्यूब सो दैट ही कैन गो थ्रू आवर वर्क। अदान भाई, मुझे बताइएगा कि जो सीआरएम की आप बात कर रहे थे, सीआरएम को लेके बेसिक चैलेंज क्या आपको महसूस होता है जब आप जाते हैं किसी बड़ी रियल एस्टेट एजेंट के पास या एक बड़े बिल्डर के पास? तो आपको क्या चैलेंज, क्वेश्चंस क्या आपको फील होते हैं? लोग समझ नहीं रहे अभी तक ना। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत आसान है। मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूँ और मैं कोई 32 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो आज इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो मैंने जब भी देखा कि लोग समझ नहीं रहे, अच्छा उनको कुछ भी नहीं करना, बस अपने आप को थोड़ा सा एक कदम आगे खड़ा करना है और खुद ब खुद उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मगर वो अब इसको आम अल्फाज में समझाते हैं। मेरे बहुत अच्छे ऐसे दोस्त बैठे हुए जो कि मैं समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए बातें। आज अगर वो काम कर रहे हैं और उसी पुराने तरीके से कर रहे हैं कि अपना एक लिख कर भर रहे हैं, मगर एक वक्त है, दुनिया तो छोटी सी है ना, दुनिया में से चले जाना है। मगर जब उनका बच्चा उनकी जगह आएगा तो वो बिल्कुल अनजान होगा हर चीज़ से। मगर क्या, अगर वो क्लाइंट से अच्छा रिलेशन, सीआरएम और नई चीज़ों पर आते हैं और नई दुनिया में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़, किसी पे आपने पैसे भी नहीं लगाने। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर कर अपने आप को एडवांस करते हैं तो आपका जब बच्चा आएगा तो वहीं से सफ़र शुरू करेगा जहाँ से आपने छोड़ा है, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। और आप एक वक्त में हज़ारों लोगों का काम कर सकते हैं, इतना आसानी है, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आई थिंक 2012 या 13 में टाइम मैगजीन की हेडलाइन लगी थी कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो उस टाइम की बात थी कि लोगों ने डेटा की अहमियत समझनी स्टार्ट की थी कि बिग डेटा की क्या अहमियत है। अभी ये जो सीआरएम है, यहाँ एक बेहतर, सबसे बड़ा चैलेंज जो महसूस होता है वो ये है कि हमें डेटा की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि अगर मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे तो मैं फॉलोअप्स कैसे कर लूँगा, मेरी लीड्स का फनल कैसे, सेल्स फनल कैसे बनेगा, मेरा मार्केटिंग फनल कैसे बनेगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद, जिसकी वजह से शायद ये वाले चैलेंजेस आ रहे हैं। कॉस्ट तो इसमें कहीं नहीं आ रही, पैसा महंगा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हमें उन लोगों की सुननी है जो इस बारे में जानते हैं। मगर मैं फील करता हूँ कि लोग इस बारे में सुनना ही नहीं चाहते, मगर जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत आगे हैं। जैसे कि आप ये देखें कि ज़मीन.com आया और उसने कई कई साल पुराने तजुर्बों को फ्लॉप कर दिया और ख़ुद कहाँ खड़ा हो गया। फिर और आए, पोर्टल आए, मगर वो चलते रहे, मगर आज वो अपना वजूद खो गए तो तकरीबन तमाम। क्यों? कि उनका मुकाबला उन्हीं प्रोफेशनल लोगों से था जो उन लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे। तो आज वक्त दोबारा से चेंज हो रहा है, अब हम आ गए एआई की तरफ, और एआई की तरफ आने के बाद हमें इतनी आसानी हो गई है कि मैं अपनी स्मार्ट डिवाइस से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया में खुद को प्रमोट कर सकता हूं और अपनी प्रोडक्ट बेच सकता हूं। इसके लिए मुझे ना किसी की ज़रूरत है और ना मुझे जैसे कोई पैसा लगाने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथ मुझे बताइएगा कि एआई पे जो ये बात कर रहे हैं, सो एआई की प्रैक्टिकल आपने कोई अपने बिजनेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हो तो वो शेयर करें। लाइक मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मैंने अगर चैट जीपीटी पे जाके या किसी भी एआई के टूल पे जाके अगर मैं उससे चाहूँ तो अपना सोशल मीडिया कैलेंडर मैं खुद बना सकता हूँ, कंटेंट लिखवा सकता हूँ,
मैं उससे इमेज क्रिएट करवा सकता हूँ, मैं उससे वीडियो बनवा सकता हूँ, इमेज को वीडियो में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ विदाउट एनी रिसोर्सेज, अपने बेड पे लेटे लेटे शायद। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके? अच्छा, एआई के अंदर एक तो आपको वही वाली बात कि आप कैलेंडर अपना बनवा सकते हैं और आपका सोशल मीडिया पे आपने जिस तरीके से रन करना है आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कंटेंट बना रहे हैं आप उसके अंदर भी एआई को इनपुट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद फिजिकली जाके और सारी चीज़ें अपना फेस तो दिखाएं, लेकिन उसके अंदर वॉइस ओवर और वो सारी चीज़ें आपको एआई जो है वो दे रहा है। आप उसमें वो इनपुट करके अपना कंटेंट भी बिल्कुल एआई बेस्ड बना लेते हैं, तो वो एक सामने वाले के लिए वही वाली बात 0.6 सेकंड पे वो फिर रुक भी रहा होता है आपकी वीडियो देखते हुए। 2025 में आप समझ रहे हैं कि मजीद चीज़ें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन आएंगी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में? 2025 में तो एआई और बढ़ता जा रहा है, एआई तो अब कम ही नहीं हो रहा, तो वो जितना आ रहा है उतने अच्छा जो है रियल एस्टेट में भी बड़ा होता जा इम्प्लीमेंटेशन रहा है, आ रही बिल्कुल है। सही कहा। सलमान साहब ये बताइएगा कि हम रियल एस्टेट के अंदर देखते हैं कि बिल्डर्स के ऑफिस के अंदर ट्रांसफर्स के ऊपर भी प्रश्न लगा होता है, या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत लेंथी चीज़ें हो जाती हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं, अक्सर बड़े 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 डेवलपर्स के पास ये माहौल बना होता है। आईटी जो है या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, पूरा आपको एक इकोसिस्टम डेवलप कर देते हैं कि आप शायद फाइल्स के ट्रांसफ़र लाहौर और इस्लामाबाद में किसी ने प्लॉट आपका खरीदना है, कराची में एक प्लॉट है और एक आदमी जो है वो यूएस बैठा हुआ है, तो आप दोनों के ट्रांसफर्स ऑनलाइन करवा सकते हैं। लाइक ये मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है, जो कोई बड़ी साइंस नहीं है। इस चीज़ों पे आप समझते हैं काम करने की ज़रूरत है अभी, जिससे कि डिजिटल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है मज़ीद फास्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आके दोबारा हम मैनुअल आ जाते हैं, दोबारा पेपर बीच में आ जाता है, दोबारा आपको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए होती है, जबकि वही हम लोग मिज़ान बैंक की ऐप यूज़ करते हुए हम अपना थंब यूज़ कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन हमारी हो जाती है। हम लोग किसी ऐप पे जाके अपना फेस रिकग्निशन हो रही होती है, हम वो भी करवा लेते हैं। हमारी वॉइस रिकग्निशन हो सकती है, आवाज़ पहचान सकते हैं, एनआईसी हो सकता है, एसएमएस की आप वो ले सकते हैं, वेरिफिकेशन ले सकते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। लाइक ये वाला गैप क्यों महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह क्या सरकारी इदारे हैं कि वहाँ पे हमें कुछ मजबूरियाँ हैं हमारी? नवीद भाई, इसकी वजह मेरा ख्याल है हम खुद एज अ नेशन है, ठीक है। आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी बात की, ग्लोबली हो रहा है। आपने मीज़ान बैंक की भी बात की, तो अभी रिसेंटली इन द लास्ट वीक मीज़ान बैंक है वो फेसबुक के ऐड डिडक्शन वाले स्कैम चल रहा था कि डाटा ब्रीच हुआ एंड सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर टेस्टिंग और रिफाइनमेंट होनी चाहिए। बिकॉज अब क्या कहें कि हम लोग खुद फ्रॉड में भी नंबर 1 है, तो अब इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी किसी होगी, ट्रांसफ़र किसी के नाम का होगा, डेटा ब्रीच होगी, जस्ट लाइक मीज़ान बैंक के साथ अब ये हुआ है। तो ये अगर किसी प्रॉपर्टी की सिचुएशन में होता है, दैट इज़ लाइक बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो इसलिए थोड़ी सी इस पर वर्किंग हो, रेगुलेशन हो, रिफाइन हो, टेस्टिंग हो, देन वी शैल इम्प्लीमेंट इट। अदरवाइज अभी लास्ट ट्रांसफ़र जो एक जैसे कहते हैं ना एक सिंगल फिजिकल अपीयरेंस, आई फील इज़ नेसेसरी टिल द टाइम इट इज़ नॉट रिफाइंड। तो नहीं, लेकिन वो जो आपने बात की कि डेटा ब्रीच की बात है, वो तो खैर इंटरनल चीज़ हुई होगी सर्वर पे, बट जो एक प्रोसेस है पूरा वो तो ऑटोमेट हो सकता है ना हमारा? डेफिनेटली हो सकता है। देखें, जो पूरा प्रोसेस है कि आपने दफ्तर आफ्टर दफ्तर धक्के खाने हैं, ये वाला तो एटलीस्ट कट डाउन होना चाहिए। वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए। एंड अभी लेट से अगर वन विंडो सोल्यूशन टोटल ऑनलाइन हो जाए, वेल एंड गुड। लेकिन अभी हमारी इंडस्ट्री रियल स्टेट की खास तौर पे या कंस्ट्रक्शन की पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, तो वी आर ऑन द वेरी इनिशियल स्टेज कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट एटलीस्ट वी शैल स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप्स। तो उसमें अगर वन विंडो सोल्यूशन हमें मिल जाए फॉर नाउ, दैट इज़ रियली गुड, एंड उसके बाद ऑनलाइन आ जाए तो दैट इज़ इवन बेटर। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसी से लिंक कर रही है, वो ये कि हमारे जितने भी भले वो छोटे लेवल के बिल्डर्स और डेवलपर्स हों या बहुत बड़ा डीएचए जैसा भी कोई डेवलपर आता है, वहाँ पे भी हम अपने कस्टमर्स के साथ हम ये देखते हैं कि लाइक वो एक कस्टमर लॉयल्टी जो होती है ना, कि आप कस्टमर को एंगेज करके लेके चल रहे होते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सिनेरियो नहीं बनता। टू वे नहीं है, लाइक वन वे हम इन्फॉर्मेशन थ्रो कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट हम उससे कहीं भी उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहे उससे। जिस तरह से हम दुबई में देखते हैं कि आपको तमाम इदारों की एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। यहाँ मैं नहीं समझता कि किसी की भी मोबाइल ऐप, मैंने तो नहीं देखी किसी बड़े से बड़े डेवलपर ने भी अपनी मोबाइल ऐप रखी हुई है जहाँ वो कस्टमर्स को प्रॉपर जो है वो उनको प्रेस रिलीजेस दे रहा है, वो उनको नोटिफिकेशन दे रहा है, वो उनको इन्वाइट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, फीडबैक ले रहा है उनसे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप मैं समझता हूँ है कि आप जब, क्योंकि आपको बिजनेस तो आपका कस्टमर सिखाता है, तो अगर हम कस्टमर से बात करने को तैयार नहीं है, तो आप समझते हैं कि ये नवीद साहब, ये गैप अगर इफ़ आई पर्सनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने आज से 5-7 साल पहले आइडेंटिफाई किया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ तो आई यूज़ टू वर्क फॉर दराज.pk, तो वहाँ के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग मैंने देखा यार ये अलीबाबा ग्रुप वहाँ से बैठ के जिस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। एंड आई वॉज इनिशियली एन इन्वेस्टर ऑफ रियल स्टेट, फिर ग्रेजुअली हम कंस्ट्रक्शन में मूव इन किए।
तो ये जो ऐप वाली आपकी बात है, जैसे मैंने कहा कि हमारी यूएसपी है, आई वॉज लुकिंग फॉर इट फॉर 2 years कि मुझे इस तरह की ऐप मिल जाए जिसमें मैं हाउस कंस्ट्रक्शन डाल सकूं, नहीं मिली। आई हैड टू डेवलप इट ऑन माई ओन, पूरा साल लगा के डेवलप कराई, बग रिमूवल कराया। बट यू आर वेरी राइट कि फ्रॉम बिल्डर्स एंड या फ्रॉम द डेवलपर्स एंड जो कस्टमर की कम्युनिकेशन है वो बहुत लैक करती है, एंड कस्टमर भी फिर इसलिए डिस्टर्ब होता है, और फिर वो कम्युनिकेशन गैप हमेशा से रहते ही है जो हम फिर मार्केट में देखते हैं। अदनान, मुझे बताइएगा कि ये जो हम सीआरएम की बार बार बात कर रहे थे, सीआरएम के ऊपर क्यों ऐसा भी क्यों नहीं सामने आती है कि यार मेरा डेटा आपके पास चला जाएगा, मेरे क्लाइंट्स आपके पास चले जाएंगे? लाइक कहते हैं कुछ लोग ये बात। देखें, अगर आप थर्ड पार्टी यूज करते हैं ना, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी होगा तो वो डेटा तो आपका इस्तेमाल कर लेगा कोई भी। मगर आप ना आज से अगर बुनियाद रख रहे हैं, देखिए पहले तो मैं आपकी 2 बातों का जवाब दूं कि आपने 2 दफ़ा एक बात करी कि हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में और किसी भी प्रोजेक्ट के जानने के बारे में हमें किससे पूछना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, तो कराची में या पाकिस्तान में उन लोगों को ढूंढना है जो इस पर काम कर रहे हैं। जैसे रियल इस्टेट डीलर हमारे बहुत अच्छे हैं, नामवर हैं, जैसे रहमान भाई पूरे ऑल कराची स्टेट एजेंट एसोसिएशन को देखते हैं, तो वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्तों में आपको इसमें बहुत बेहतरी नजर आएगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वो बहुत आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा, तो हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्हीं से जानना है। अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें एक बिल्डर्स अच्छे नामवर जो हमारे फेमस हैं, जो अच्छा फेमस के अंदर भी है कि एक वक्त था जो बड़े नाम थे, आज उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। फिर वो जो दूसरे हैं उनका भी वजूद आगे डामाडोल है। मगर फिर भी हमने कदम बढ़ाते रहना है। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ किसी वक्त 5 लाख की थी आज करोड़ों में, और आगे भी जो आज एक नौजवान नहीं समझ रहा कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो उसे कदम बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में किसी भी जगह, जो आगे चलकर उसको बेनिफिट देगा। तो यही तमाम चीज़ें काउंट करते हुए हम सीआरएम पर आ जाते हैं। तो सीआरएम बनाने के लिए उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कोई से भी करेगा तो उसका डेटा सेफ नहीं है। तो उसने आज भी अगर कोई काम करना है तो अपने उस पर करना है। जैसे उसने अगर अपनी स्टेट एजेंसी खोलनी है और डिजिटल पर अगर उसको आना है तो डिजिटल पे भी उसने अपना तमाम बिजनेस उसी हिसाब से लेकर आना है। तो ये साथ ये बताइएगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ कंटेंट क्रिएट हुआ है। हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब के ऊपर रियल एस्टेट रिलेटेड। मुझे उसमें एक चीज़ अजीब लगती है कि यहाँ पे अभी हकीकत टीवी की तरह जिस तरह सेंसेशनल थंबनेल्स लगते हैं कि लोग जो है वो एटलीस्ट उस पर क्लिक लेकर आए। तो ये वाली जो चीज़ है एक ये, और दूसरा ये कि उसके अंदर भी जिस अंदाज से इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है वो आई थिंक एजुकेशन तो कहीं भी नहीं है कि आप कस्टमर को किसी प्रोडक्ट नॉलेज सही तरह उसको दें। तो ये वाला जो कंटेंट है, क्या ये आपको रियल एस्टेट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट लेके नहीं आ रहा? अच्छा नवीद भाई, बेसिकली जो ये वाला जो आप बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पे इस तरीके से थंबनेल्स डले हुए होते हैं और उसके बाद आप जब आप वीडियो पे क्लिक करें तो अंदर भी वो बिल्कुल आपको कंप्लीट जो है डिटेल्स उस प्रोजेक्ट की नहीं दी जा रही होती। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया पे रियल एस्टेट के हवाले से। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं, कुछ ऐसे भी जो है कंपनीज हैं जो कि इस चीज़ को सही करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन पूरी जो है एंड यूज़र के लिए या इन्वेस्टर के लिए दे रही हैं कि ऐसी चीज़ों पे या ऐसे जो आपके लिए वीडियोस डली हुई होती हैं जहाँ पे आपको फंसाया जा रहा होता है, बेसिकली कुछ बोलते कुछ हैं और दिया कुछ जा रहा होता है, या एंड में प्रोजेक्ट आपका डिलीवर नहीं हो रहा होता, तो वो एक इन्फॉर्मेशन भी उनको दी जा रही है। तो इसीलिए वही वाली बात कि जब वो बैलेंस हो जाता है। हाँ, जब वो पहुँचता है तो वो बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान साहब ये बताइएगा कि आई थिंक 2005 या 6 में बिल गेट्स की एक बुक आई थी, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसने कहा था कि जी मैं उस बंदे को बिजनेसमैन नहीं मानता, ये आज से 20 साल पुरानी बात है, मैं उस बंदे को बिजनेसमैन नहीं मानता जो ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा। कि तो इतनी स्पीड से बिजनेस वहाँ पे चेंज हो रहा है उस पर। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस की जो सबसे पहली चीज़ है, हम अपने ऑफिस को सजाते हैं, अच्छी महंगी कुर्सियाँ होंगी, महंगी क्रॉकरी रखेंगे, शीशे के अंदर बड़े दरवाजे लगाएंगे, बट हमारा जो वर्चुअल ऑफिस है जहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठा हुआ मेरा क्लाइंट भी मेरे ऑफिस में आ सकता है, जो मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर इतना फोकस नहीं होता। अगर फेसबुक पेज चल रहा है तो वेबसाइट नहीं चल रही। तो ये जो चीज़ है, क्या 360 कॉन्सेप्ट नहीं अभी तक पूरे बन सकते फिल्टर्स के, मार्केटिंग के या इन सब चीज़ों के सोशल मीडिया पे? नवीद भाई, इसके अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जाए ना तो इसमें इफ़ वी टेक इट के बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, तो लर्निंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हम पुराने माइंडसेट को देखें तो लोग कहते थे जो कुछ नहीं करता वो रियल एस्टेट कर लेता है। तो अब जो कुछ नहीं कर रहा था वो बहुत सारे करते रहे,
अब करते रहे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हुई। अच्छा, जो करके सीख के पढ़ के आ रहे हैं वो डेफिनेटली इस पे फोकस भी कर रहे हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं। जस्ट लाइक अदनान साहब सेड कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो जानता है, वो इसको रिफाइन भी कर रहा है, इसके पोटेंशियल को टैप भी कर रहा है। लेकिन चूंकि अब एक जो ट्रांजिशन टाइम में हम चल रहे हैं बेसिकली, कि ओल्ड माइंडसेट वर्सेस न्यू माइंडसेट आई पर्सनली फील कि इसको सारे को कवर कर रहा है, लेकिन अभी डेफिनेटली बहुत गैप है, क्योंकि वो अभी नया आया है, एंट्री देख रहा है, फिर सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, फिर यू नो एक्सपेंसेस ये वो ईच एंड एवरीथिंग देख रहा है। और पिछले 2 साल बड़े टफ गुजरे हैं कंसिडरिंग रियल स्टेट, तो लोग ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस से भी रुके हुए थे। ओल्ड माइंडसेट अभी तक उस पर आ नहीं रहा है, तो ये वाला इसका वो है, बट इट विल टेक टाइम एंड ग्रेजुअली विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, आई एक्सपेक्ट दैट। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप तशरीफ़ लाए। तो इसी पे हम इख्तिताम करते हैं। बस ये कि जो हज़रात यहाँ मौजूद हैं और रियल स्टेट से जिनका ताल्लुक़ है, जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, लाइक अगर सोशल मीडिया की बात हो रही है या CRM की बात हो रही है, वेबसाइट गूगल की बात हो रही है, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए इस वक्त ब्लड हैं। हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ये खून है पूरे बिजनेस का। स्पीड बढ़ानी है अपने अपने काम की। दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, बहुत तेज़ी के साथ हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं, जिससे हमारा ही फ़ायदा है। सो इन तमाम चीज़ों पर हमें जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।